तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज डायबिटीज एंड एंटी डायबिटिक्स। एंड ये टॉपिक मोस्ट आईएमपी है। मोस्ट आईएमपी इसलिए क्योंकि सभी जो एग्जाम्स है फार्मेसी की, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स हो या रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में आरआरबी, सीआरई, एम्स, सिपाही फार्मा, डीएचएस, डीएमईआर, जेडपी, महानगर पालिका, जितने भी एग्जाम्स होती है, इन सभी एग्जाम्स में डायबिटीज पे एटलीस्ट वन क्वेश्चन जरूर होता है। क्योंकि डायबिटीज मतलब इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया में आज की कंडीशन में ऐसा एक अंदाज है कि मोर देन 10 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट है। मतलब एवरी ईच एंड एवरी 15% में से इंडिया में हर 15 व्यक्तियों में से एक को डायबिटीज है। ओके, सो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। So first MCQ, identify the incorrect statement about insulin. So option A, insulin decreases blood glucose level. Option B, insulin decreases synthesis and storage of glycogen in peripheral tissue. Option C, insulin increases fat storage in adipose tissue. And option D, insulin decreases gluconeogenesis and glycogenolysis. So what do you think? What is the correct answer? ऑप्शन सी, आयशा ने सी ऑप्शन बोला है। इंसुलिन इंक्रीजेस फैट स्टोरेज, ये गलत है अकॉर्डिंग टू आयशा। यस, दर्शन ने बी आंसर दिया है। दर्शन के अकॉर्डिंगली इंसुलिन डिक्रीजेस सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन पेरिफेरल टिश्यू। ओके, वसुंधरा ने भी बी आंसर दिया है। सो द करेक्ट आंसर, ये जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ओके, एक्चुअली इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज नहीं करता है। इट इंक्रीजेस सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एंड इन पेरिफेरल टिश्यू। तो इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, हमेशा ध्यान में रखना है, इंसुलिन के जो भी एक्शन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने वाली रहेगी। क्या करेगी? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगी। तो यहाँ पे यदि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कम हो जाता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज कम हो जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ओके, तो ये इंसुलिन की एक्शन नहीं हो सकती। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्प करता है। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, इसका आंसर है बी, इंसुलिन डिक्रीजेस इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन पेरिफेरल टिश्यूज। ओके, नाउ next question, question number 2, identify type of diabetes having the following characteristics. So first statement, first characteristic, there is a destruction of insulin producing beta cells in the pancreas. Second characteristic, there is absolute insulin deficiency. Third characteristic, it is mostly immune mediated. And fourth one is onset is most common इन चाइल्डहुड एंड अर्ली एडल्टहुड। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा डायबिटीज है। सो ऑप्शन ए, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन बी, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन सी, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। एंड ऑप्शन डी, मोनोजेनिक डायबिटीज मेलिटस। सो आंसर, यस, आयशा ने ए आंसर दिया है। ओके आयशा, यस। सो यस, दर्शन ने भी ए आंसर दिया है। ओके दर्शन, सो यस, दिस इज द टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। ये आंसर करेक्ट है। ओके, सो टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स होता है। देन एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो सकती है। इट इज इम्यून मेडिएटेड होता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस इज इम्यून मेडिएटेड ऑटोइम्यून डिसीज है, ऑटोइम्यून डिसीज। ओके, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस ऑटोइम्यून हो सकता है, autoimmune. Then onset is most common in childhood and early adulthood. Okay, so चारों भी जो यहाँ पे 4 characteristics है, these are of type 1 diabetes mellitus. Now next question, question number 3, how many milliliters of U100 insulin should be used to obtain 40 units of insulin? अब ये कई बार एग्जाम में
ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है, कई बार आ चुका है। सो यहाँ पे ऑप्शंस में ऑप्शन है 40 ml, ऑप्शन बी 4 ml, ऑप्शन सी 0.4 ml, ऑप्शन डी 400 ml। तो क्या मतलब होगा इसका, बता सकते हो क्या आंसर हो सकता है? अगर यस, दर्शन ने सी आंसर दिया है। यस दर्शन, यू आर राइट, यू आर राइट। ओके, 0.4 ml। अभी देखिए U100 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ U100? तो U100 का मतलब होता है 1 ml ऑफ इंसुलिन, जो है यहाँ पे इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन। 1 ml कंटेंट्स 100 यूनिट। 1 ml में कितना यूनिट है? 100 यूनिट है। ओके, U100 का मतलब क्या है? 1 ml में 100 यूनिट ऑफ डायबिटिक इंसुलिन इज देयर। ओके, तो यदि हमें 40 यूनिट्स चाहिए, 40, ओके, तो यहाँ पे हमें 0.4 ml इंजेक्शन लेना होगा, 0.4 ml। ओके, तो U100 मतलब 1 ml कंटेंस 100 यूनिट ऑफ इंसुलिन। U300, U300, U300 का मतलब क्या हुआ? 1 ml कंटेंस 300 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। ओके, जिसका मतलब है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज 0.4 ml। ओके, चलिए तो अभी टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग आज का, डायबिटीज का। ओके, so diabetes. So India had an estimated 89.8 million adults with a diabetes in 2024. 2024 में 89.8 मिलियन मतलब 8.98 करोड़ डायबिटिक्स के पेशेंट थे, ऐसा अंदाज है। ओके, 2024 में। तो आज ये नियर अबाउट 10 करोड़ हो चुके होंगे। ओके, देन डायबिटीज मेलिटस इज अ हेटेरोजीनियस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस मतलब जिसमें कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, सिंड्रोम्स हो सकते हैं। डिफरेंट सिम्टम्स आर देयर। डायबिटीज का कोई एक ही सिम्टम होता है क्या? डायबिटीज का कोई एक ही कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या? नहीं। तो डायबिटीज के कई सारे सिम्टम्स होते हैं और कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो डायबिटीज मेलिटस इज हेटेरोजीनियस मेटाबॉलिक। ओके, तो डायबिटीज में क्या होता है? तो डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सबका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डायबिटीज में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। सो इट इज हेटेरोजेनस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया with disturbances of carbohydrate, fat and protein metabolism resulting from defects in insulin secretion, insulin action or both. Okay, तो डायबिटीज मेलिटस में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? तो दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, अगर किसी को हाइपरग्लाइसीमिया है तो हम तुरंत बोलते हैं कि इट इज डायबिटीज। ओके, हाइपरग्लाइसीमिया दैट इज डायबिटीज, ये बिल्कुल हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा। एंड इसका कारण क्या हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया का? तो उसका रीजन हो सकता है डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स इन इंसुलिन सिक्रेशन, मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता होगा बॉडी के अंदर में, या फिर जो इंसुलिन का एक्शन है उसे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन के एक्शन को रेजिस्टेंस डेवलप होता है, इंसुलिन एक्शन नहीं कर पाता है। और बोथ, या दोनों भी रीजन हो सकते हैं। ओके, मतलब इंसुलिन सिक्रेशन भी कम हो जाए एंड इंसुलिन का एक्शन भी न मिले, मतलब इंसुलिन को रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, ये दोनों भी इसके लिए रीजन हो सकते हैं। ओके, देन डायबिटीज मेलिटस पेशेंट्स यूजुअली हैव पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ओके, तो पॉलीयूरिया, व्हाट इज पॉलीयूरिया? मतलब यूरिन, बहुत ज्यादा यूरिन, बहुत ज्यादा यूरिन होता है, यूरिनेशन होता है पॉलीयूरिया में। ओके, पॉलीडिप्सिया मतलब थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, हेवी थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना, दैट इज पॉलीडिप्सिया। एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है। ओके, देन hyperglycemic emergencies, okay, are diabetic ketoacidosis, diabetic ketoacidosis ये hyperglycemic emergency है। एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है उसके अंदर में नॉर्मली जो ब्लड शुगर लेवल है वो मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है। अबव 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्या होता है? तो ब्लड शुगर लेवल हो जाती है। देन यहाँ पे कीटोन बॉडीज फॉर्म हो जाते हैं, कीटोन बॉडीज। ओके, कीटोन बॉडीज एक्सेसिव हो जाएगी, बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। ओके, कीटोन बॉडीज एक्सेसिव में रहेगी। देन उसके बाद में यहाँ पे जो पीएच है, ओके, ब्लड पीएच, अब क्या बोला? एसिडोसिस बोला है ना,
एसिडोसिस, मतलब जो ब्लड की पीएच है वो ब्लड की पीएच इट विल बी लेस देन 7.3। ओके, 7.3 नॉर्मल ब्लड पीएच कितना होता है? नॉर्मल ब्लड पीएच 7.35 टू 7.45 होता है, राइट। तो इस केस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ब्लड पीएच जो है 7.3 से कम हो जाती है, मतलब एसिडिक हो जाती है। ओके, एंड जो कीटोन बॉडीज है, सो व्हाट आर कीटोन बॉडीज? कीटोन बॉडीज क्या होती है? तो कीटोन बॉडीज आर एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट एंड एसीटोन, दीज आर दी कीटोन बॉडीज। तो हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसी मतलब जनरली टाइप 1 डायबिटीज में या टाइप 2 डायबिटीज में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ये जो इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें ब्लड शुगर लेवल 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है, कीटोन बॉडीज एक्सेसिव हो जाती है, जिसके वजह से ब्लड पीएच लो हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ओके, दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। देन नेक्स्ट, इसमें इमरजेंसी में हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ये भी इमरजेंसी है डायबिटीज के केस में। ओके, देन etiologic क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ओके, सो डायबिटीज मेलाइटस के जो रीजंस है, जो कारण है, जो फैक्टर्स है, उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे अलग अलग बुक्स में, अलग अलग रेफरेंसेस में आपको डायबिटीज का अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन मिल सकता है। ओके, यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन। एंड डब्ल्यूएचओ का जो क्लासिफिकेशन है ये 2019 का है, 2019। सो बेस्ड ऑन डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज 2019। ओके, तो इसमें पहला तो है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, सेकंड वन इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ये तो जो टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2, ये तो सभी क्लासिफिकेशन में आएंगे। कोई भी रेफरेंस बुक हो, किसी भी तरीके से आप क्लासिफिकेशन कीजिए, ये दो क्लासेस जो है, ये जो दो टाइप्स है, सब टाइप्स ऑफ डायबिटीज, ये यहाँ पे आने वाले हैं, सभी क्लासिफिकेशन में आएंगे। सो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज आईडीडीएम। ओके, आईडीडीएम, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसे हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज, मतलब बचपन में ही जो हो जाता है, चाइल्ड, ओके, बचपन में ही हो जाता है, दैट इज जुवेनाइल डायबिटीज। तो जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, इट इज आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज आईडीडीएम, एंड इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? तो इट इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन द पैनक्रियाज। ओके, तो डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन द पैनक्रियाज। ओके, डिस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो इंसुलिन तैयार होगा ही नहीं, इंसुलिन बनेगा नहीं, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो सकती है, यूजुअली लीडिंग टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। ओके, इट इज मोस्टली इम्यून मीडिएटेड। ओके, मतलब ऑटो इम्यून डिसीज है ये, ऑटो इम्यून। ओके, मोस्टली, नॉट ऑल द केसेस, बट मोस्टली इट इज ऑटो इम्यून। ओके, इट्स ऑनसेट इज मोस्ट कॉमन इन चाइल्डहुड एंड अर्ली एडल्टहुड। चाइल्डहुड, इसलिए तो इसे जुवेनाइल बोला गया है, जुवेनाइल, चाइल्डहुड में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। ओके, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में आपको क्या याद रखना है? तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है, ऑटोइम्यून हो सकता है। ओके, मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस में इम्यून मेडिएटेड है। सेकंड, इसमें क्या होता है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स होता है। अब अगर इंसुलिन का प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्री है, दैट इज बीटा सेल्स इन द पैनक्रियास, वो फैक्ट्री यदि बंद हो जाती है, ओके, तो इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ओके, एंड ये जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, इसका जो ऑनसेट है, इट इज मोस्टली इन दी मोस्ट कॉमन इन चाइल्डहुड एंड अर्ली एडल्टहुड। ओके, सो दिस इज अबाउट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। देन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इज आल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट diabetes mellitus, non-insulin dependent, that is NIDDM, NIDDM, that is non-insulin dependent diabetes mellitus. So it is the most common type of diabetes, most common type. Okay, इंडिया में 90% केसेस में यही डायबिटीज है, मोस्ट कॉमन टाइप है। ओके, टाइप 2 डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज। इट इन्वॉल्व्स वेरियस डिग्रीज ऑफ बीटा सेल डिस्फंक्शन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बीटा सेल डिस्फंक्शन यहाँ पे हो सकता है
एंड इंसुलिन को रेजिस्टेंस भी यहाँ पे डेवलप होता है। ओके, देन इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ओके, ध्यान दीजिए, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में मोस्ट कॉमन रीजन क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का मोस्ट कॉमन कॉज है ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ओके, ये रीजन है मोस्टली। ओके, देन third type of diabetes mellitus, that is hyperglycemia, first detected during pregnancy. Okay, hyperglycemia first detected during pregnancy. So इसके अंदर में फर्स्ट वन इज डायबिटीज मेलिटस इन प्रेगनेंसी। सो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज फर्स्ट डायग्नोस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सेकंड वन इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जेस्टेशनल। ओके, तो इसमें क्या होता है जेस्टेशनल में? तो हाइपरग्लाइसीमिया बिलो डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड्स फॉर डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली हाइपरग्लाइसीमिया होता है, कंटिन्यूअसली हाइपरग्लाइसीमिया होता है, बट प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, प्री डायबिटिक। अब प्री डायबिटिक कंडीशन क्या होती है वो हम लोग आगे टेबल में स्टडी करेंगे। मतलब यहाँ पे जो ब्लड शुगर लेवल रहेगा वो अराउंड मतलब 100 से ऊपर ही रहेगा और नियर अबाउट 125 से नीचे रहेगा। 100 से 125 के बीच में यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल रहेगा, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली हाइपरग्लाइसीमिया होता है, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। ओके, तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस डिस्कस किए हैं। नाउ आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस आर। ओके, तो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? फर्स्ट, फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, फैमिली हिस्ट्री। ओके, फैमिली हिस्ट्री। देन ओबेसिटी, देन हैबिचुअल फिजिकल इनएक्टिविटी। हैबिचुअल फिजिकल इनएक्टिविटी जैसे कि आप देखते हो कि नाउअडेज जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि कंटिन्यूअसली लैपटॉप पे काम करता है, कंटिन्यूअसली सिटिंग इसमें काम करता है। ओके, एंड 6 घंटे 7 घंटे एक जगह से वो हिलता नहीं है। या फिर ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने दुकानों में गल्ले पे बैठे रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं काउंटर पे बैठे रहना। ओके, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कंटिन्यूअसली काउंटर पे बैठे रहते हैं 6-7 घंटे एंड और कोई एक्टिविटी नहीं करते और कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ओके, पर्टिकुलरली जंक फूड खाते रहते हैं, तो ऐसे केस में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एंड दैट इज द हैबिचुअल फिजिकल इनएक्टिविटी। ओके, देन रेस्ट एंड एथनिसिटी, द हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। जेस्टेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस क्या होता है वो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है। देन हाइपरटेंशन, कई लोगों में हाइपरटेंशन की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, इसलिए ब्लड प्रेशर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो उसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस भी हो सकता है। देन डिसलिपिडेमिया। ओके, डिसलिपिडेमिया मतलब ये हमारा जिसको हम लोगों ने हाइपरलिपिडेमिक में स्टडी किया हुआ है। ओके, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल या स्टैटिन ड्रग्स हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। तो डिसलिपिडेमिया, अगर आपके एलडीएल लेवल जो है ओके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल लेस देन 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर जाती है, तो भी देयर आर चांसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। देन पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, पीसीओएस। ओके, पीसीओएस के कंडीशन में भी टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के चांसेस है। ओके, देन हिस्ट्री ऑफ वेस्कुलर डिसीज, ब्लड वेसल रिलेटेड, जैसे कि अथेरोस्क्लेरोसिस है, अथेरोस्क्लेरोसिस जैसा अगर डिसीज है तो उसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है ये? तो दीज आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज। ओके, ये टेबल हमें पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज, सो इसमें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, नॉर्मोग्लाइसीमिया लेस देन 100। ओके, तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज यदि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो दैट इज नॉर्मल। अगर 100 to 125 है तो प्री डायबिटीज, इट इज प्री डायबिटीज। एंड अबव 126 है, अबव 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो दैट इज डायबिटीज। ओके, देन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ओजीटीटी और 2 आवर्स पीजी टेस्ट। ओके, पीजी मतलब कुछ खाने के बाद में, पीजी टेस्ट 2 आवर्स पीजी टेस्ट। ओके,
तो यहाँ पे नॉर्मोग्लाइसेमिया लेस देन 140 अगर है ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज नॉर्मोग्लाइसेमिया। 140 टू 199 है तो प्री डायबिटीज, एंड 200 अबव है तो डायबिटीज। ओके, देन HbA1c, that is glycosylated hemoglobin, glycosylated hemoglobin HbA1c, so it should be less than 5.7, it should be less than 5.7। यदि लेस देन 5.7 है तो नॉर्मल है, 5.7 टू 6.4 है तो प्री डायबिटीज है, एंड अबव 6.5 है, 6.5 या अबव है तो दैट इज डायबिटीज। और इस पे भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है HbA1c पे। एंड यहाँ पे जो भी हम लोग टेस्ट देख रहे हैं डायबिटीज के लिए, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, OGTT, HbA1c, तो इसमें मोस्ट रिलायबल टेस्ट कौन सी है? वो HbA1c है, क्योंकि ये क्रोनिक लेवल बताता है। क्रोनिक, लंबे समय से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, लंबे समय से चली आ रही, वो हमें HbA1c से पता चलता है। ओके, ये जो है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कभी कभी टेम्पररी हो सकता है, OGTT टेम्पररी हो सकता है, बट ये जो होता है HbA1c, इसका रिजल्ट जो होता है वो लंबे समय का होता है। ओके, लॉन्गर पीरियड का। तो HbA1c पे ज्यादा रिलाई किया जाता है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि जो टेस्ट होती है डायबिटीज की, इसमें मोस्ट रिलायबल कौन सा है? तो मोस्ट रिलायबल इज HbA1c। ओके, देन random plasma glucose, so individuals with random plasma glucose between 140 to 199 milligram per deciliter are recommended to undergo OGTT। ओके, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से 199 तक आ रहा है तो यू शुड गो फॉर OGTT, दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। एंड ये जो OGTT है, अगर ये 200 के अबव जाता है, 200 या उसके अबव, तो दैट मीन्स डायबिटीज। ओके, तो जो टेबल है डायबिटीज के लिए, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज, तो ये टेबल आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट, अब हम आते हैं एंटी डायबिटिक्स पे। ओके, मतलब जो डायबिटीज के लिए जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स टू ट्रीट डायबिटीज मेलाइटस, सो एंटी डायबिटिक। ओके, तो ये जो टॉपिक है डायबिटीज एंड एंटी डायबिटिक, ओके, तो ये आपको केडी त्रिपाठी में मिल जाएगा। तो केडी त्रिपाठी में चैप्टर नंबर 19 है, चैप्टर नंबर 19 इन केडी त्रिपाठी, दैट इज इंसुलिन, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड ग्लूकागॉन। तो ये टॉपिक आपको स्टडी करना है डिटेल्स के लिए। देन ICMR की गाइडलाइंस है, ICMR गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज 2018। ओके, तो ICMR की वेबसाइट से आपको ये गाइडलाइंस डाउनलोड करना है। ओके, और मैं भी ये जो गाइडलाइंस है ICMR गाइडलाइंस, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। ओके, मैं शेयर कर दूंगा। सो आपको भी क्या करना है कि ICMR जो है उसकी वेबसाइट पे जाकर के जो अगर कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलता है तो वो भी आपको यहाँ पे देखना है। ओके, सो ICMR गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज 2018। तो नॉर्मली डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट गाइडलाइंस मिल जाएगी, जैसा केडी त्रिपाठी है, सातोस्कर भंडारकर है, और भी देयर आर मेनी बुक्स ऑफ फार्मेकोलॉजी। तो सभी बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा, गाइडलाइंस मिलेगी डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे मैंने जो गाइडलाइंस रेफर की है वो मैंने ICMR के रेफर की है, ICMR। ओके, ICMR, तो ICMR के गाइडलाइंस ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस समझी जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज है, इसके लिए मैंने केडी त्रिपाठी को रेफर नहीं किया है, बट आपको क्या करना है, आपको एक बार केडी त्रिपाठी में से भी पढ़ लेना है, ICMR गाइडलाइन भी पढ़ना है और केडी त्रिपाठी भी पढ़ लेना है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, फिर भी आपको केडी त्रिपाठी ने भी क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ICMR गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज 2018। ओके, सो ICMR गाइडलाइंस क्या कहती है देखिए। सो मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इंक्लूड्स स्ट्रिक्ट मील प्लान, फिजिकल एक्सरसाइज एंड इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के केस में इंसुलिन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जिस किसी को भी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, उसे लाइफ लॉन्ग इंसुलिन के इंजेक्शन लेना है। देयर इज नो अल्टरनेटिव, उसको कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। ओके, देन मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इंक्लूड्स स्ट्रिक्ट मील प्लान, फिजिकल एक्सरसाइज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड इंसुलिन। तो यहाँ पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है। ओके, वी कैन यूज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ओके, एंड इंसुलिन, अगर ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, इससे यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं आती है
ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं आती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से, तो देन फाइनली वी कैन यूज इंसुलिन। ओके, देन as insulin as insulin replacement therapy in the treatment of diabetes mellitus. Okay, so insulin is needed in all patients with a type 1 diabetes mellitus and considered in patients with type 2 diabetes mellitus when oral antihyperglycemic agents fail to reach target blood glucose level or when patient presents with severe hyperglycemia. Okay, देन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन कई बार पूछा गया है। इंसुलिन का जो एडवर्स इफेक्ट है उसके ऊपर में क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है। ओके, सो एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन इंक्लूड हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, एलर्जिक रिएक्शंस, रेडनेस, swelling and itching at the injection site. Okay, so these are the adverse effects of insulin. Okay, then टाइप्स ऑफ इंसुलिन। ओके, तो इंसुलिन के टाइप्स, जो डिफरेंट प्रिपरेशन है इंसुलिन की, तो उसके टाइप्स। अब यहाँ पे ये जो टाइप्स ऑफ इंसुलिन है ये मैंने आईसीएमआर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली दिया है। केडी त्रिपाठी में आपको लिटिल बिट थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई देगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस केडी त्रिपाठी में। जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम आया है, तो कुछ बुक्स में ये 20 मिनट्स का टाइम हो सकता है, तो 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मैं टाइप्स ऑफ इंसुलिन यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू दी आईसीएमआर गाइडलाइंस। ओके, सो अगर आप केडी त्रिपाठी से भी पढ़ रहे हो तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, so insulin can be classified based on pharmacokinetic profiles in relation to meal times. So first one is rapid acting insulin, rapid acting. Okay, अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं या टाइप्स ऑफ इंसुलिन देख रहे हैं, तो इसका बेस क्या है, किस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बेस पे इन रिलेशन टू मिल टाइम। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, राइट, ये है फार्माकोकाइनेटिक। तो इन रिलेशन टू मिल टाइम, तो खाने से संबंध रिलेशन में, इन रिलेशन टू मिल टाइम। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे कैसे इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला जो है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इट बिगिंस टू वर्क विद इन 15 मिनट्स आफ्टर इंजेक्शन। ओके, rapid acting insulin begins to work within 15 minutes after injection, peaks in about 1 or 2 hours after injection and last between 2 to 4 hours. Okay, तो इसका काम 15 मिनट में इंजेक्शन लेने के बाद में 15 मिनट में ये काम करना शुरू कर देता है। इसका पिक जो है मैक्सिमम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वो 1 to 2 आवर्स में रीच हो जाता है एंड इसका जो एक्शन है वो 2 to 4 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो 2 to 4 आवर्स है। इट इज एडमिनिस्टर्ड राइट बिफोर अ मील। ओके, जब यहाँ पे मील खाने की शुरुआत होती है, आप खाने के लिए बैठते हो, तो उसी समय ये जो इंजेक्शन है ये लेना चाहिए। इसके एग्जांपल्स, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के एग्जांपल्स, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलिसाइन, इंसुलिन लिस्प्रो। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है, इंसुलिन एस्पार्ट रैपिड एक्टिंग, इंसुलिन ग्लूलिसाइन रैपिड एक्टिंग, इंसुलिन लिस्प्रो ये भी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज रेगुलर और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ओके, रेगुलर और शॉर्ट एक्टिंग, सो इट बिगिंस टू वर्क विद इन 30 मिनट्स। ये 30 मिनट्स में, ऊपर का कितना था, तो ये 15 मिनट्स में था। इट बिगिंस टू वर्क विद इन 15 मिनट्स, तो यहाँ पे कितना है 30 मिनट्स। इट बिगिंस टू वर्क विद इन 30 मिनट्स टू एन आवर आफ्टर इंजेक्शन, पिक्स एनीवेयर from 2 to 3 hours after injection and is effective for approximately 3 to 6 hours. कितने घंटे तक ये काम, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है इसका, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 3 to 6 hours. It is injected 30 minutes to an hour before meal. Okay, before meal कितना 30 minutes to an hour. Okay, it is injected 30 minutes to an hour before meal. और इसका एग्जांपल ह्यूमन रेगुलर, एग्जांपल क्या है, ह्यूमन regular is the example. Okay, then next intermediate acting insulin। intermediate, पहला क्या देखा हमने, rapid acting, फिर दूसरा क्या देखा, short acting। okay, regular और short acting। third one is intermediate acting insulin, intermediate। okay, so intermediate acting insulin, it generally reaches the systemic circulation
अबाउट 2 to 4 hours आफ्टर इंजेक्शन। ओके, 2 to 4 hours आफ्टर इंजेक्शन। फर्स्ट वाला 15 मिनट्स में था, 15 मिनट्स में काम शुरू करता था। सेकंड जो देखा हमने वो 30 मिनट्स टू 1 आवर था, 30 मिनट्स टू 1 आवर। अभी थर्ड हम देख रहे हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये इंजेक्शन देने के बाद में 2 to 4 आवर्स में इसका इफेक्ट शुरू होगा। इसका प्लाज्मा जो है मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पिक्स ये 4 to 12 आवर्स में रीच होता है एंड इफेक्टिव फॉर अबाउट 12 to 18 आवर्स। ये कितने घंटे तक इफेक्टिव रहता है? 12 to 18 आवर्स तक इफेक्टिव रहता है। इट इज जनरली टेकन ट्वाइस अ डे। ओके, एंड इसका एग्जांपल है इंसुलिन एनपीएच, इंसुलिन एनपीएच, एनपीएच दैट इज न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजडॉर्म। याद रखिए इंसुलिन एनपीएच जो है, तो इंसुलिन एनपीएच में व्हाट इज एनपीएच? एनपीएच इज न्यूट्रल प्रोटामाइन हेजडॉर्म, दिस इज एनपीएच। ओके, then next one is long acting or basal insulin, long acting basal insulin। okay, so it reaches the systemic circulation several hours after injection and tends to lower glucose levels up to 24 hours। okay, duration of action कितना है इसका? 24 hours का है। it is usually taken once a day, once a day। 24 hours है तो once a day की ही इसकी जरूरत पड़ेगी, दिन में एक ही बार लेने की जरूरत होगी। और इसके एग्जांपल्स है डिटेमिर एंड ग्लार्जिन, डिटेमिर एंड ग्लार्जिन। तो जो भी एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं ये एग्जांपल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, देन अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, so it reaches the systemic circulation in about 6 hours, does not peak and last about 36 hours or longer, 36 hours or longer। इसके एग्जांपल है इंसुलिन डेग्लुडेक एंड ग्लार्जिन U300। ओके, तो एग्जांपल सबको याद रखना है, इंसुलिन डेग्लुडेक एंड ग्लार्जिन U300। देन नेक्स्ट वन इज प्रीमिक्स इंसुलिन, प्रीमिक्स, प्रीमिक्स मतलब ये मिक्सचर रहेगा, मतलब जो हमारा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, तो जरूरत के हिसाब से यहाँ पे मिक्सिंग किया हुआ रहेगा। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन, फॉर एग्जांपल रैपिड एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ओके, तो यहाँ पे हमने 6 टाइप्स ऑफ इंसुलिन देखा है, 6 टाइप्स ऑफ इंसुलिन। अभी इंसुलिन में लेटेस्ट में जो अभी आए हैं मार्केट में, तो इसके अंदर में आई थिंक इनहेलेशनल इंसुलिन आया है, इनहेलेशनल, राइट। इंडिया में किसने लॉन्च किया इसको, इनहेलेशनल इंसुलिन को? हु लॉन्चेस इट इन इंडिया लेटेस्ट में? पता है आपको इनहेलेशनल इंसुलिन? अब इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, इनहेलेशनल फॉर्म में इंसुलिन आया है मार्केट में। किसने लॉन्च किया है उसको? विच कंपनी? यू मस्ट हैव अपडेटेड नॉलेज। अब क्या अपडेशन होना चाहिए, अपडेटेड नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। सिप्ला। यस, वेरी गुड, करेक्ट। सिप्ला ने लॉन्च किया है इंडिया में। ओके, सिप्ला ने इंडिया में इनहेलेशनल इंसुलिन को लॉन्च किया है। इट इज अवेलेबल इन इंडिया नाउ। ओके, चलिए। देन U100 इंसुलिन मीन्स 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इन 1 ml। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, 100 यूनिट्स पर ml, U100, U100 का मतलब क्या है? 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इन 1 ml। ओके, ये हमने डिस्कस किया। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंसुलिन है, तो इंसुलिन का जो फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल है, तो वो आप एक बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बुक से पढ़ लीजिए। ओके, हार्मोन्स चैप्टर जो है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स के रोल्स है, तो हार्मोन के रोल्स में इंसुलिन का क्या रोल है वो आप एक बार पढ़ लीजिए। हम तो उसको कवर करेंगे बट मैं उसको फास्ट में कवर करूंगा। आप एक बार डिटेल में जो भी आपके पास में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बुक होगा उसमें से पढ़ लीजिए, या फिर किसी वेबसाइट से आप पढ़ लीजिए इंसुलिन का रोल, फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। ओके, देन यहाँ पे अब हम चलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पर्टिकुलरली फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, राइट। ये किसके लिए होते हैं? तो ये टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में यूज होते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग, IMP, काफी IMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लासिफिकेशन। सो ये जो यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन पे से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जरूर आता है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आप देखोगे, जनरल एग्जाम्स में इन जनरल, तो यहाँ पे ये जो भी हम क्लासिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं, जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के ड्रग्स है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के ड्रग्स हैं,
तो इन पे क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि पहला है बायगोनाइट्स। क्या है? बायगोनाइट्स। बायगोनाइट्स का एग्जांपल है मेटफॉर्मिन। बायगोनाइट्स का एग्जांपल क्या है? मेटफॉर्मिन। ओके, एंड मेटफॉर्मिन इज रिकमेंडेड एज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ओके, टाइप 2 डायबिटीज का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? तो टाइप 2 डायबिटीज का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज मेटफॉर्मिन। ओके, ये मेटफॉर्मिन का और डिटेल आपको केडी त्रिपाठी से पढ़ना है। It acts by enhancing sensitivity of the liver and peripheral tissues to circulating insulin. Okay, तो मेटफॉर्मिन क्या करता है? तो मेटफॉर्मिन लिवर एंड पेरिफेरल टिश्यू का जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड इंसुलिन वो बढ़ा देता है। ओके, सो मेटफॉर्मिन किस तरह से काम करता है? मेटफॉर्मिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, मेटफॉर्मिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज इट एक्ट्स बाय एनहांसिंग sensitivity of the liver and peripheral tissues to circulating insulin. अब ये स्टेटमेंट है, it acts by enhancing sensitivity of the liver and peripheral tissues to circulating insulin। इस पे भी काफी बार क्वेश्चन आया है, काफी बार काफी एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन है। ओके, देन नेक्स्ट है सल्फोनिल यूरियाज। सल्फोनिल यूरियाज। ओके, अब ये सल्फोनिल यूरियाज है तो इसके एग्जांपल्स में ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड एंड ग्लिमेपिराइड। ओके, these are the examples of sulfonyl ureas। ओके, तो सल्फोनिल यूरियाज के एग्जांपल्स याद रखना है, ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड एंड ग्लिमेपिराइड। These are the examples of sulfonyl ureas। So the sulfonyl ureas act by binding to specific sulfonyl urea receptors on pancreatic beta cells and increase insulin secretion। ओके, तो सल्फोनिल यूरिया जो ड्रग्स होते हैं तो ये ड्रग्स का ये क्या करते हैं, इनका एक्शन क्या है? तो सल्फोनिल यूरिया ड्रग्स ये स्पेसिफिक रिसेप्टर को जो होते हैं, स्पेसिफिक सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर्स ऑन पैनक्रेटिक बीटा सेल्स वहां पे बाइंड होते हैं एंड इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन। तो सल्फोनिल यूरिया इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सिक्रेटोगॉग्स। दे आर सिक्रेटोगॉग्स, इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। गॉग का क्या मतलब हुआ? तो गॉग का मतलब है जो कि सिक्रेशन इंक्रीज करते हैं, सिक्रेटोगॉग। ओके, जो भी ड्रग्स सिक्रेशन इंक्रीज करते हैं दोज आर दी गॉग, सिक्रेटोगॉग्स, उन्हें सिक्रेटोगॉग कहा जाता है। जैसा इसीलिए सल्फोनिल यूरियाज आर सिक्रेटोगॉग। मेटफॉर्मिन सिक्रेटोगॉग है क्या? मेटफॉर्मिन इज नॉट सिक्रेटोगॉग। मेटफॉर्मिन इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाता है क्या? नहीं, मेटफॉर्मिन इंसुलिन सिक्रेशन को नहीं बढ़ाता है। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है? तो मेटफॉर्मिन ये सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस सेंसिटिविटी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज DPP4 इनहिबिटर्स, ग्लिप्टिन ड्रग्स, ग्लिप्टिन। ओके, तो DPP4 ग्लिप्टिन ड्रग्स, इसके एग्जांपल्स है सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, देन सक्साग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, टेनेलिग्लिप्टिन एंड जेमिग्लिप्टिन। ओके, ग्लिप्टिन 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 ग्लिप्टिन्स आर DPP4 इनहिबिटर्स, ये आपको याद रखना है। ओके, ग्लिप्टिन्स आर DPP4 इनहिबिटर्स। नाउ ये DPP4 क्या है? व्हाट इज इट? व्हाट इज द DPP4? तो DPP4 इज द एंजाइम डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4। ओके, व्हाट इज DPP4? DPP4 is the enzyme dipeptidyl peptidase 4। Okay, now ये एंजाइम करता क्या है? What is the role of this enzyme? Okay, तो what happens कि जैसे फूड हमारे इंटेस्टाइन में जाता है एंड इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वहां पे दो हार्मोन्स है, दो ज्यादा इनक्रेटिन हार्मोन्स। ओके, इनक्रेटिन हार्मोन्स है, GLP-1 एंड GIP, ये हार्मोन्स है। ओके, ये हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं एंड ये हार्मोन्स फिर क्या करते हैं? तो ये हार्मोन्स बीटा सेल जो है पैनक्रियाज में, तो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज द इंसुलिन। ओके, तो जैसे हम लोग फूड लेते हैं, हमारा फूड इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, वहां पे इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ओके, डाइजेशन होता है, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनता है तो वहां पे ये GLP-1 एंड GIP, ये जो इनक्रेटिन हार्मोन्स है, इनक्रेटिन हार्मोन्स, ये इनक्रेटिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड ये हार्मोन्स फिर जो आपका पैनक्रियाज है उसको एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज इंसुलिन।
तो नेचुरली खाना खाने के बाद में जो हमारे बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, इट इज बिकॉज ऑफ GLP-1 एंड GIP। ओके, नाउ अब ये DPP-4 क्या करता है, इसका क्या काम है, डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज का काम क्या है। तो DPP-4 क्या करता है, ये जो हार्मोन्स है, इंक्रेटिन हार्मोन GLP-1 एंड GIP, इनको डिग्रेड कर देता है। इनको क्या करता है, डिग्रेड। ओके, तो डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है, तो डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज एंजाइम ये GLP-1 एंड GIP, ये जो इंक्रेटिन हार्मोन्स है जो कि इंसुलिन सिक्रेशन के लिए पैनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं, उन एंजाइम्स को ये डिग्रेड कर देता है, डिग्रेडेशन। ओके, एंड अगर GLP-1 और GIP का डिग्रेडेशन होता है तो वहां पे फिर इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाएगा। ओके, अब यदि हम GLP-1 एंड GIP, ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स का डिस्ट्रक्शन अगर हम कम कर दे या इनका डिग्रेडेशन को हम रोक दे, स्टॉप कर दे, तो ये इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जो DPP-4 इनहिबिटर्स है, DPP-4 इनहिबिटर्स, ये DPP-4 इनहिबिटर्स क्या करते हैं, तो DPP-4 इनहिबिटर्स DPP-4 एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे कि GLP-1 एंड GIP ये हार्मोन्स का डिग्रेडेशन नहीं होता है एंड इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ जाता है। ओके, इस तरीके से ये जो ग्लिप्टिन ड्रग्स है, ग्लिप्टिन जो कि DPP-4 इनहिबिटर है, वो एक्ट करते हैं। ओके, तो हम रीड करते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स ग्लिप्टिन्स। एग्जांपल सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, टेनेलिग्लिप्टिन एंड गेमिग्लिप्टिन। So these agents act by inhibiting the enzyme dipeptidyl peptidase 4. DPP-4 degrades the incretin hormones GLP-1 and GIP. अब GLP-1 क्या है, फुल फॉर्म ऑफ GLP-1, GLP-1 is glucagon like peptide 1 and GIP is glucose dependent insulinotropic polypeptide। ओके, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो फुल फॉर्म है GLP-1 एंड GIP के, याद रखिए, GLP-1 is glucagon like peptide 1 and GIP is glucose dependent insulinotropic polypeptide. So these incretin hormones are released from the intestine in response to the ingestion of food. GLP-1 and GIP stimulate insulin secretion from pancreatic beta cells in response to increased blood glucose levels. Okay, they also inhibit glucagon secretion from pancreatic alpha cells, slow down gastric emptying and promote satiety। ओके, promote satiety मतलब जब हमें महसूस होता है कि अब हमारा पेट भर गया है, हमारा पेट भर गया है, तो यहाँ पे ये इसके अंदर मतलब दैट इज promote satiety। ओके, then DPP-4 inhibitors increase circulating levels of GLP-1 and GIP and enhance their glucose lowering effects। ओके, तो इस तरह से ये DPP-4 inhibitors मतलब ग्लिप्टिन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आया है। सो आई होप कि आपको ये DPP-4 इनहिबिटर्स का जो मैकेनिज्म है ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हम ड्रग्स स्टडी कर रहे हैं, पहला जो क्लास हमने देखा मेटफॉर्मिन का, तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, तो इंसुलिन के लिए लिवर सेल्स एंड पेरिफेरल सेल्स की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। दूसरे सल्फोनिल यूरियाज हमने देखा, सल्फोनिल यूरियाज क्या करते हैं, तो सिक्रेटोगॉक्स है, सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा DPP-4 इनहिबिटर। DPP-4 इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं, तो GLP-1 एंड GIP ये जो हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स का डिग्रेडेशन स्टॉप करते हैं एंड यहाँ पे भी इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ा देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट थायाजोलिडिन डायोन्स, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग कौन सा इसमें, तो नेक्स्ट इज थायाजोलिडिन डायोन्स। तो इसमें एग्जांपल है ग्लिटाजोन्स। ओके, तो इसमें जैसा पायोग्लिटाजोन इज एन इंसुलिन सेंसिटाइजर, ये भी इंसुलिन सेंसिटाइजर है, जैसा मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन भी सेंसिटिविटी एनहांस करता है, तो पायोग्लिटाजोन भी सेंसिटिविटी एनहांस करता है। आपको यहाँ पे याद रखना है मैकेनिज्म, सभी ड्रग्स के मैकेनिज्म आपको याद रखना है। सेंसिटाइजर कौन है, सिक्रेटोगॉक कौन है, GLP-1 GIP इनहिबिटर कौन, सॉरी DPP-4 इनहिबिटर कौन है, ये सब कुछ आपको याद रखना होगा। इसके ऊपर में कई सारे एमसीक्यूज बनते हैं और एग्जाम्स में आए हुए हैं। So, pioglitazone is an insulin sensitizer. It also inhibits hepatic glucose output. Okay, ये thiazolidine हो गए। Next, SGLT2 inhibitors। SGLT2 inhibitors. Okay, what is SGLT2?
क्या है ये HgLT2? सो HgLT2 इज सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है HgLT2, ये कहाँ पे होता है? तो ये नेफ्रॉन्स में होता है। कहाँ पे? नेफ्रॉन में, किडनी में। ओके, तो नेफ्रॉन्स में किडनी में HgLT2 होता है। ओके, HgLT2 ट्रांसपोर्टर नेफ्रॉन्स में होता है, किडनी में होता है। ओके, नेफ्रॉन्स में, किडनी में। ओके, इसका काम क्या है? तो इसका काम है यूरिन में जो भी ग्लूकोज है उसको रीअब्सॉर्ब करना, ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर लेना, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, रीअब्सॉर्प्शन। ओके, यूरिन, जब फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन में आपको रीअब्सॉर्प्शन की प्रोसेस पता है, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन वहां पे होता है, तो ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर लेना, ये HgLT2 का काम है। नाउ यदि हम ये जो HgLT2 है, ओके, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, इसको अगर हम इनहिबिट करते हैं तो क्या होगा? तो ये जो रीअब्सॉर्प्शन है, ये रीअब्सॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगा, रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और अगर रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है तो ग्लूकोज का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज का एक्सक्रीशन इन यूरिन इंक्रीज होगा। और अगर ग्लूकोज का यूरिन में एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है तो क्या होगा? जो ब्लड शुगर लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगी। एक्सक्रीशन इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज होगी। तो जो HgLT2 इनहिबिटर्स है वो कैसे काम करते हैं? तो HgLT2 इनहिबिटर्स ये ग्लूकोज का जो रीअब्सॉर्प्शन है यूरिन में से उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से ये HgLT2 इनहिबिटर्स काम करते हैं। तो HgLT2 इनहिबिटर्स, दैट इज सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, इसका एग्जांपल है कैनाग्लिफ्लोजिन, देन डेपाग्लिफ्लोजिन एंड एम्पेग्लिफ्लोजिन। ओके, फ्लोजिन, ये सभी एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन they act by inhibiting HgLT2 located on the proximal convoluted tubule of nephrons, causing glycosuria. What is glycosuria? Glycosuria, that means glucose in urine. Glucose in urine, that is glycosuria. These agents reduce blood glucose levels, blood pressure, and weight. Okay. So this is about HgLT2 inhibitors. Now next drug है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। यहाँ पे भी इनहिबिटर्स हैं। किसके इनहिबिटर्स? अल्फा ग्लूकोसाइडेज। अब ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है, ये एंजाइम कहाँ पे होता है? तो ये एंजाइम होता है इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में ये एंजाइम होता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज। अब इंटेस्टाइन में ये एंजाइम क्या करता है? तो इंटेस्टाइन में जब ग्लूकोज बन जाता है डाइजेशन के प्रोसेस में, डाइजेशन में ग्लूकोज बनता है, तो वहां से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में ये अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अगर हम लोग ये जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे, ओके, तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। एंड फिर इंटेस्टाइन में जो अनएब्जॉर्ब ग्लूकोज है, जो इंटेस्टाइन में रह गया है, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, वो ग्लूकोज कहा जाएगा? तो ग्लूकोज का इंटेस्टाइन के थ्रू, फीसेस के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाएगा, फीसेस के थ्रू एक्सक्रीशन होगा। कहां से? फीसेस में से, फीसेस में से एक्सक्रीशन हो जाएगा, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, तो इसके एग्जांपल्स है अकार्बोस, मेग्लिटॉल, वोग्लिबोज। ओके, अकार्बोस, मेग्लिटॉल, वोग्लिबोज इसके एग्जांपल्स है। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग, कॉम्पिटिटिवली याद रखिए, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग अल्फा ग्लूकोसाइडेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर। ये कहां पे एक्ट करता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज? इसका लोकेशन याद रखिए, अल्फा ग्लूकोसाइडेज का लोकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर। ओके, डिक्रीज इंटेस्टिनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूस पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया। पोस्ट प्रांडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद में, आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो दैट इज द पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। देन नेक्स्ट, नॉन सल्फोनिलूरिया सिक्रेटोगॉग्स। ये भी सिक्रेटागॉग्स है।
गॉग्स, सिक्रेटो गॉग्स, ओके, मतलब ये भी ब्लड जो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देंगे। तो इसके पहले हमने सल्फोनिलयूरिया को देखा था एज सिक्रेटोगॉग, तो ये भी सिक्रेटोगॉग्स हम लोग स्टडी करेंगे अभी, बट ये नॉन सल्फोनिलयूरिया है। तो इसके अंदर में ग्लिनाइड्स आते हैं, ग्लिनाइड्स। तो इसके एग्जांपल्स रिपाग्लिनाइड एंड नाटेग्लिनाइड, रिपाग्लिनाइड एंड नाटेग्लिनाइड, these are the secretagogues, non-sulfonylurea. So these are non-sulfonylurea insulin secretagogues. They result in rapid but brief release of insulin. They are useful in managing postprandial hyperglycemia. They have to be administered with each meal. Okay, they have to be administered with each meal. तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल थेरेपी। नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल, ओरल नहीं, इंजेक्टेबल, एंड ये भी नॉन इंसुलिन है, मतलब इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन इंजेक्टेबल है, एंड इंसुलिन छोड़ करके अदर। तो पर्टिकुलरली ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। और GLP-1 क्या है, तो GLP-1 हमने पहले देखा था, इट इज एन इनक्रेटिन हार्मोन। क्या है, इनक्रेटिन हार्मोन है, जो कि इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाता है। तो GLP-1 इसके एग्जांपल डुलाग्लूटाइड, लिराग्लूटाइड, लिक्सिसेनाटाइड, एक्सेनाटाइड, ओके, ये इसके एग्जांपल्स है। सो यहाँ पे द GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट act by increasing glucose dependent insulin secretion from the beta cells of the pancreas and suppression of glucagon release from the alpha cells. These agents reduce hyperglycemia with minimal risk of hypoglycemia and also promote weight loss. These agents also improve cardiovascular outcomes. Okay, cardiovascular outcome मतलब ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है आज का, डायबिटीज एंड एंटी डायबिटिक ड्रग, ये कवर होता है।